हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ स्टार। कर्वेचर ऑफ सेंटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड बोले और ये थर्ड। ठीक, अब देखें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में सुनिए, अभी लिखा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए इसको सब। कर्वेचर ऑफ सेंटर मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली समांतर रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर सुनिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली समांतर रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहां पे जो है एक रेखा आप यहां से खींचिए जो किससे किससे होकर जाए, वक्रता केंद्र से और ध्रुव। कितनी बड़ी है ये कोई लिमिट नहीं है, आप यहां से भी कर सकते हैं पूरा वहां तक, आगे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सीधी रेखा हो और वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अर्थात जो लाइन खींचे हम लोग, ये इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब आगे सुनिए, हम प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब हम लोग देखेंगे कर्वेचर ऑफ रेडियस। इसकी हिंदी होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, सुनिए। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा ये होगी कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल जितने बार आप सुनते होंगे आपको प्रिंसिपल की याद आती होगी। क्यों आती नहीं आती है, चलिए कमेंट करके बताइएगा आती ही नहीं आती है। तो प्रिंसिपल फोकस, अब जो कमेंट करेगा उसी जानेगा कि पूरा वीडियो देख रहा है। ठीक, क्योंकि कुछ लोग तो पहले ही थोड़ा देखेंगे, कमेंट कर रहे हैं, सर जान जाए कि हमारा वीडियो ये बच्चा देख रहा है। चलिए, तो प्रिंसिपल फोकस की हिंदी क्या होती है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसकी हिंदी होती है। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, जगह ना ज्यादा जगह ना ले इसलिए। तो मुख्य फोकस की बात करें तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के दर्पण पर टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए देख लेना कैसे। ये एक आप किरण भेजिए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये हम भेजे, और ये जब टकराएगी इससे तो ये टकराने के पश्चात ऐसे होकर जाएगी, ध्यान रखिएगा कैसे, इस तरह ऐसे निकल जाएगी टकराने के पश्चात। एक और भेज दें क्या किरण, ऐसे एरो दिखा रहे हैं, एरो मतलब कि एरो इस तरह, मतलब क्या हुआ, नोक उधर है तो अगर तीर की नोक उधर रहेगी तो उधर जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा ना, जिधर नोक होगी तीर की उधर ही जाएगी तीर, एरो। तो ये नोक उधर है तो उधर गया, उसके बाद इधर चला आया। ठीक है, तो किस बिंदु से होकर गया, इस बिंदु से, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं, किससे, कैपिटल एफ से। एक किरण और भेज दे क्या, चलिए ठीक, ये मुख्य समांतर जा रही है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर। आप तो समांतर जानते होंगे, अगर ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, दोनों क्या है, दूसरे के समांतर। इसको आप प्रूव भी करना जानते होंगे
कि एक लाइन ऐसे खींचिए और ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, समांतर। ठीक, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तब ये लाइन जो होती हैं, दोनों लाइन ये और ये एक दूसरे क्या हो जाएंगी, समांतर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग फिर। तो ये मुख खींच के समांतर गई और यहां से टकरा गई, खसाक से गिरी चाट से। और टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी, यहां से। और जिस बिंदु से होकर जाएगी मुख खींच के, किस बिंदु से, कहां से, मुख खींच के जिस बिंदु से जाएगी, टकराने के पश्चात मुख खींच के जिस बिंदु से जाएगी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब आगे सुनिए, प्रिंसिपल फोकस के बाद हम लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की हिंदी होगी फोकस दूरी। फोकस दूरी की डिफिनेशन क्या होगी, सुनिए चलिए। तो फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी को, किस दूरी को, न्यूनतम दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो है आपकी, ये क्या है, फोकस दूरी, और दिखाते हैं स्मॉल एफ से। चलिए थोड़ा देख रहे थे कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको फिगर। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब चलिए आगे देखिए, अब हम लोग लेंगे फोकस प्लेन। फोकस प्लेन, इसकी हिंदी होती है फोकस तल। ये आपका 3 नंबर हुआ था, और फिर ये 4 नंबर, ये क्या है 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये क्या है 7 नंबर। चलिए, तो फोकस प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर फिगर में देखिए तो ये जो है आपका, ये जो है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन। अब इसको डिफाइन करना कैसे करेंगे डिफाइन, चलिए सुनिए। अगर आप देखिए तो इस तरह इस मुख्य है, और इसी पे इस तरह ऐसा जो है, ये क्या है, फोकस तल। ऊपर डेड लिखिए क्योंकि ऐसे पूरा दर्पण से आप ऐसे ले सकते हैं, इसे फोकस तल बोलेंगे। यहां से लेकर के यहां तक आप लाइन खींच सकते हैं इसको। ठीक, तो अगर देखें तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90। इधर भी क्या बन रहा है, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोकस तल है, यही लाइन फोकस तल है, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम, परिभाषित कर रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं इसकी। तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90। इसका मतलब कि ये लाइन जो है, ये मुख्य अक्ष पे क्या है, लंबवत, और कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से। कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। अब चलिए हम इसको जो है, इसकी सारी डिफिनेशन लिख देते हैं और फिर वो समझा देते हैं एक बार फिर से, और उसको आप लोग टिप लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम आपको मिरर से रिलेटेड डिफिनेशन समझा रहे थे। अब आइए देखते हैं उसमें लिखना क्या है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ध्रुव है, पोल। ध्रुव की इंग्लिश क्या होती है, पोल। इसको हम आपको समझाए हैं, केवल एक बार और समझा दे रहे हैं, उसके साथ आपको कैसे लिखना है इसको भी आप देख लीजिए। तो हेडिंग करेंगे ध्रुव, और फिगर जो पिछला बनाए थे अभी एग्जाम पर समझाने के लिए, वही फिगर पूरा बनेगा, ध्यान रखिएगा। या तो इसको मिटाने के बाद एक और बना दे रहे हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप देखे थे कि मान लीजिए दर्पण है, ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और ये जो परावर्तक तल है इसका इधर से परावर्तन होगा क्योंकि पॉलिश पीछे हुई है। तो ये जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। ठीक, और ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। तो नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। इसकी हिंदी क्या होगी, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसको हम बताए थे कि गोली दर्पण जो होता है
ये जिस गोले से काट के बनाया गया होता है, जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया होता है, उसके केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाएंगे? सी से। ठीक, अब आगे देखिए, वही लिखा हुआ है गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और आगे लिखा है सी से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो अगर देखें तो गोली दर्पण में वक्रता केंद्र यहाँ पे होता है, कहीं मान लीजिए गोला ऐसे पूरा होगा तो केंद्र उसका यहाँ पे आएगा, सी चित्र दिखाते हैं। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी एक और डिफिनीशन है, दोनों का मतलब सेम है। इसका डिफिनीशन दूसरा ये है कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर सपोज करिए, अगर पूरा गोला बनाया जाए ऐसे करके, तो यहाँ से केंद्र से ये परी तक की दूरी है, इसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और यही जो दूरी है, यही उस गोले की भी त्रिज्या रही होगी जिस गोले से इसको दर्पण को काटा गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन। तो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इसकी हिंदी होती है। इसका क्या लिखाया गया है? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक, ऐसे रेखा सीधी तो होगी। तो इससे किसे दिखाते हैं? अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये दर्पण है, इसका ऐसा रेखा खींचिए जो सीपी से होकर जाए। तो देखिए ये खींच दे रहे हैं हम, ये सीपी से होकर जा रही है, पी पॉइंट ये सी ए, तो रेखा ये जो है ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट डिफिनीशन है प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। इसकी हिंदी होती है मुख्य फोकस। तो इसको हम समझाए थे आपको कि मुख्य अक्ष के जो समांतर जो किरणें जाती हैं, ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखा नहीं गया है, आप आगे लिखिएगा कि मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट आप हेडिंग करिए। अब और क्या लिखा है? टाइम फालतू जाता है। आप अगला हेडिंग करिए, फोकस दूरी। इसकी इंग्लिश लिखिए फोकल लेंथ। इसको समझाया जाए आपको कि मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो ये लिख लीजिए, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली हेडिंग करिए, फोकस तल। फोकस तल में हम आपको बताए थे कि मान लीजिए कर्वेचर ऑफ सेंटर है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच में आपका मुख्य फोकस होगा। अगर इसी में एक तल लें, ऐसे ऐसे इस तरह का तल, ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत हो और मुख्य फोकस से होकर जाता हो, तो उस तल को ही बोलते हैं फोकस तल। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, और अगर आप चित्र इस तरह बनाना चाहें तो चित्र बना के, यहाँ पे छोटे में बनाए, इसको बड़े में बना करके, जो हम फिगर बनवाए थे आपको इसके पहले, उसमें ही आप यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, यहाँ पे बी, और इसमें आगे लिख दीजिए फोकस तल में कि चित्र में ए बी फोकस तल है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे। दर्पण से रिलेटेड डिफिनीशंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, उसको देखने के बाद अब हम वस्तु और इमेज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो अब हम लेते हैं अपना अगला टॉपिक, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है? इमेज।
ऑब्जेक्ट और इमेज, दो टॉपिक देखेंगे। चलिए सुनिए, चला जाए, चलिए ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब वस्तु। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होगी, वस्तु। बॉडी भी बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट की हिंदी वस्तु। अब ये होता क्या है, जैसे आप लोग देख रहे थे कि एक तल था ना, प्रकाश के परावर्तन में आपको बताए थे, ये उसमें इधर से प्रकाश किरण आके ऐसे पड़ी थी, चाक से निकल गई थी, निकली नहीं निकली थी। तो जहां से प्रकाश की किरण निकली थी उसी को बोलते हैं वस्तु। देख ले कितना इजी है डिफिनेशंस की। जहां से प्रकाश की किरण निकल रही है उसे क्या बोलेंगे, वस्तु। जैसे अगर मान लीजिए इस तल में हम टार्च मार रहे हैं और टार्च से प्रकाश की किरण निकल रही है, तो टार्च क्या हो जाएगी, वस्तु। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अगर आप हमारे सामने खड़े हैं, आपको हम दिख रहे हैं, हमारे सामने आप खड़े हैं, वीडियो में नहीं, साक्षात मान लीजिए कि अगर आपके सामने में खड़े हैं और आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है हम हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमसे टकरा करके आप तक जा रही हैं, आपकी आंखों तक जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्लास 12th में इसको आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम दर्पण की ही बातें करते हैं। तो प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से निकल करके, जहां से निकल करके दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, वस्तु। अब चलते हैं इमेज पे। तो इमेज थोड़ा और लेंदी, हल्का थोड़ा सा लेंदी इससे। इमेज क्या होगा, अब इसको इमेज को आपको फिगर समझाना पड़ेगा, या पहले सुन लीजिए डिफिनेशन फिर। दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर सुनिए, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक में प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। किसका, वस्तु का। प्रतिबिंब क्या होगा, परछाई। प्रतिबिंब क्या होगा, परछाई। वस्तु का दूसरा नाम बिंब भी है। एनसीईआरटी में आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया है, उसमें वस्तु को बोला गया है बिंब। तो वस्तु को बिंब भी कहते हैं और वस्तु कहते ही हैं। अब आपको हम बताए कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो इसमें दो बातें हुई, एक में क्या हुआ कि जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसे बोलेंगे प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हूं उसे भी क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब ही बोलेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। क्यों, चलिए इसको मिटा देते हैं, हम फिगर से देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में पॉलिश कहाँ रहती है, ऊपर की ओर। चल ठीक, और ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, इसका पोल। मिरर का नाम रख देते, जैसे आपका नाम है M1 M2। मिरर का नाम क्या है, M1 M2। और कौन सा मिरर ये, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। चलिए अब आगे सुनिए, इसका वक्रता केंद्र भी होगा। वक्रता केंद्र की तो आपको परिभाषा याद ही होगी, डिफिनेशन। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले कटा भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे दिखाएंगे, सी से दिखाते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस। आगे हम ये भी सिद्ध कराएंगे आपको कि
जो फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ, वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो जो फोकस दूरी होगी या वक्रता त्रिज्या की आधी आधी होती है। इसको हम आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको जब करा देंगे तब आपको ये डेरिवेशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो समझ रहे हैं प्रतिबिंब। हम मान लेते हैं कि इसके दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पे रखी है। अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत 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 दूर। ठीक, अब सुनिए, अनंत से आने वाली किरणों को अधिकतर केसेज में मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है। समझ में आया? नहीं, फिर समझिए। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकतर केसेज में मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है, और वो होती भी है मुख्य समांतर। ठीक, क्यों? क्योंकि अनंत से जो वस्तु रखी होती है अनंत पर, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। क्या बनता है? मुख्य फोकस, और छोटा बनता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बनता है। अगर अवतल दर्पण आप दिखाओगे वस्तु के सामने तो फिर क्या बनेगा? मुख्य फोकस पर। ध्यान सुनिएगा अच्छे से, एक्सपेरिमेंटली हैं, मतलब प्रयोग के द्वारा देखी गई हैं। ठीक, नहीं आप सोचो कैसे हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से मान लेते हैं कि कोई वस्तु अनंत पे रखी है, तो अनंत पे रखी होगी तो उससे जो किरणें आ रही होंगी ऐसे जाएंगी। वो दो किरण ऊपर मान लेते, दो किरण नीचे भी जा रही है। वैसे किरणें बहुत सारी जाएंगी, लेकिन समझाने के लिए मैं हाथ दो ही ले रहे हैं। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर ये आप इसको रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य फोकस पर क्यों मिला देते? ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। प्रकाश की किरणें जो मुख्य समांतर होगी तभी भी रिफ्लेक्शन होगा उसका, अगर अवतल दर्पण से। तो कहां पर मिलेंगी? मुख्य फोकस पर। कहां मिलेंगी? मुख्य फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर, यहां पे। तो अभी हम आपको डिफिनेशन क्या बता रहे थे इमेज की, कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब मतलब परछाई। तो यहाँ पे मिल रही है किरणें, दर्पण से परावर्तित हुई मतलब टकराई, और टकराने के बाद कहाँ मिली? यहाँ पे। सभी किरणें कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पे। तो यही क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब। जो जिस वस्तु से प्रकाश किरणें सब आ रही हैं, ये जो बिंदु है उसी वस्तु का प्रतिबिंब है। अब आप कहेंगे कि सर आप दो वर्ड बोले थे, दो सेंटेंस। एक क्या? कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और दूसरा क्या बोले थे? किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो किसी बिंदु पर मिलती हैं तो समझा दिए आप, सॉरी, किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई नहीं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसको समझा दिए। अब आप ये भी समझाइए कि किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इसको भी समझाइए। तो चलिए पहले इसकी हम दोनों डिफिनेशन ले लेते हैं, और फिर आपको इसको भी जो निकलती हुई प्रतीत होती है उसको भी फिगर के माध्यम से समझा लेते हैं। तो पहले लिखते हैं वस्तु की डिफिनेशन। चलते हैं वस्तु पर। तो जिस प्रकाश स्रोत से निकलकर जिस प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं
उसे वास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तु कहते हैं। उसे वास्तु कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इमेज क्या होती है, इमेज की डिफिनेशन। तो हेडिंग कर लेते हैं इमेज। इमेज की हिंदी क्या होगी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए सुनिए, अभी इसको बताएं दिए मैं डिफिनेशन आपको, तो लिखना है बस केवल। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इसको मिटा दे रहे हैं, अब रहने दीजिए, लिखा रहने दीजिए। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से, अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वैसे अगर जब हम लिखा करें तो आप लोग लिखते, जो लिखने में टाइम लगता है उसको आप भगा भी सकते हैं। लिख करके समझाना हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं वीडियो में ही। तो प्रकाश, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, पहले हेडिंग करिए वास्तु, वस्तु में इसको लिखिए, और उसके बाद हेडिंग करिए प्रतिबिंब, इसमें इसको लिखिए। और इसको लिखने के बाद आप ये फिगर बनाइए, और इस फिगर को बनाने के बाद आप जो है एक और फिगर बनाइए जो हम बनाने जा रहे हैं। इसको बना लीजिए, बना लीजिए, ठीक है, पॉज करके बना लीजिए। चलिए, तो इसको जो मिलती हैं, इसको तो आप अवतल दर्पण में देखें, लेकिन मिलती हुई प्रतीत जब निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको देखा जाएगा उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में। तो उसका फिगर बना लेते हैं। ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या था कि पालिश उभरे हुए तल पे थी, इसमें दबे हुए तल पे। इनका नाम क्या है? M1 M2। दर्पण नाम क्या है? M1 M2। ऐसे आपका नाम है, क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम है आपका। वैसे नाम आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं सोचेंगे सर को बताने की इच्छा है लेकिन बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें एक मुख्य अक्ष बनाइए, और आप जानते हैं ये क्या है? इसका ध्रुव है। ये क्या है? इसका इधर सेंटर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर सोचिए गोला, अगर ये गोला कटा हुआ भाग है पूरा, इसको खींचा जाए तो सेंटर कहाँ आएगा? इधर आएगा ना, किधर आएगा? उल्टा उल्टा थोड़ी आएगा, इधर रहेगा सेंटर इसका, ठीक। तो सेंटर ये है, थोड़ा और दूर बना दें क्या? अच्छा ठीक, ये है सेंटर, ठीक। और सेंटर के भी आधा होता है फोकस, मुख्य फोकस जिसे बोलते हैं। और ये है जो है आपकी कर्वेचर ऑफ रेडियस, और ये डिस्टेंस क्या होती है? मुख्य फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए
वैसे आज भोजन ज्यादा कर लिया हूँ। चलिए तो यह अब एक किरण इसमें फिर वही लेते हैं कि वस्तु मान लेते हैं कि अनंत पे रखी है। तो अनंत पे रखी होगी तो जो वस्तु से किरणें आएंगी उनको क्या माना जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करिए। ये एक किरण भेजते हैं साय, एक किरण भेजते हैं इधर से नीचे से साय, एक किरण भेजते हैं साय, ये 1000। इसको मिटाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। कहाँ, चलिए फिजिक्स पर। तो ये किरणें ऐसे गई, ये देखिए एरो क्या दिखा रहा है कि किरणें ऐसे जा रही हैं। इधर कोई वस्तु रखी, किरणें ऐसे जा रही है, दर्पण से टकरा गई, लड़ गई। जब लड़ गई तब क्या हुआ सुनिए। अब जब ये लड़ गई तो ये किरणें, ध्यान सुनिएगा, इसको लिख लिए आप ना। चलिए तो हम बताए थे आपको कि एक तरफ पॉलिश की है, तो उसके आर पार जा नहीं पाएगी, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। तो ये किरणें जो हैं ये वाली ऐसे चली जाएगी, ध्यान रखिएगा, और ये वाली जो है ये ऐसे। तो ध्यान रखिए आप ये फिगर ऐसे बनाएंगे रिफ्लेक्शन का कि उसको पीछे करने पर जो आए, पीछे करने पे जब आए तो ये मुख्य फोकस पर मिले। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब वस्तु अनंत पे रखी होती है, मतलब बहुत दूर रखी होती है, तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत क्यों बोले, क्योंकि किरणें पीछे जाएंगी नहीं, तो इसलिए ऐसा लगेगा कि किरण जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, उत्तल दर्पण के पीछे। चलिए तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले मिला ही देते हैं यहाँ से, इसको ये जो प्रतीत होता है रियलिटिव नहीं हो रहा है उसको हम यहाँ डेफ दिखा रहे हैं, जिससे आपको लगे कि ये रियलिटिव नहीं गई किरण, ये हम पीछे किए हैं। अगर प्रकाश किरणें जो हैं अगर इधर आए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। क्यों, क्योंकि आगे जाकर के जो किरणें भी रिफ्लेक्शन होंगी इनका कहीं मिलान नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, अभी फिर हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, ये तो टॉपिक थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा प्रिज्यूम कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ये भी ये। अब हम इसी के अकॉर्डिंग एक लाइन खींच दी ऐसे, ये ऐसे हो गई और ये ऐसे। ये सब क्या है, रियल रेज, ये रियल रे हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये सब अगर जब टकराएंगी मुख्य समांतर चलने वाली किरणें तो ये ऐसे इधर ये चली जाएगी, ऐसे। अब इसको अगर आप चाहे इतना खींच दें आगे, ये कभी भी आगे चल करके आपस में मिलेंगी नहीं। जब आपस में मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किरणें मिलेंगी जहां मिलेंगी वहीं क्या बनेगा, इमेज। तो ये देखा गया कि जब इन किरणों को पीछे ले आया जाता है, अगर इन किरणों को पीछे ले जाया जाए, मतलब ये किरणें अगर ऐसे गई होती, सुनिए ऐसे, तो ये कहाँ मिल जाती, मुख्य फोकस पर। कहाँ मिलती, मुख्य फोकस पर। तो इसीलिए केवल कल्पना की जा रही है कि अगर इस किरणें ऐसे गई होती, क्योंकि जाती तो है नहीं, उस पार जाएगी नहीं, तो केवल कल्पना वैज्ञानिक की है कि अगर ये किरणें ऐसे गई होती तो ये कहाँ मिलती, मुख्य फोकस पर। ये ऐसे गई होती तो कहाँ मिलती, मुख्य फोकस, मतलब उसी का अपोजिट उल्टा ऐसे, तो कहाँ मिल जाती, मुख्य फोकस पर। अब मुख्य फोकस पर मिलती तो वहीं क्या बन जाएगा, इमेज, प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये केवल रियलिटी नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। क्या कौन सा बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश होती है वर्चुअल इमेज। जी आप सही सोच रहे हैं, प्रतिबिंब जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। ठीक, क्योंकि अभी हम बोल दिए ना कि इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज, तो आप सोचे होंगे सर क्या इसमें भी इमेज का 2 पार्ट होता है क्या, तो आंसर है हाँ।
क्यों, पहला क्या होता है, दूसरा ये है वर्चुअल इमेज, इसका हिंदी होता है आभासी प्रतिबिंब, मतलब आभास होता है कि इमेज पीछे बना होगा। तो उत्तल दर्पण में जितना भी फिगर बनेगा, जो जितना भी इमेज बनेगा, सब कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी प्रतिबिंब। अभी इसकी भी डिफिनेशन दिखा रहे हैं हम। और अवतल दर्पण में एक कंडीशन को छोड़ करके, अभी कंडीशन बताएंगे, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हैं। तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन छोड़ करके सभी कंडीशंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की इंग्लिश होगी रियल इमेज। तो आप ये फिगर बना लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और आप नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए नोट करिए इतना भी। फिगर बनाने के बाद जो आप लिखे थे, अभी फिगर बनाए थे एक अवतल दर्पण का, उसको बनाने के बाद अब ये फिगर बनाइए। और इस फिगर बनाने के बाद अब हेडिंग करिए, नीचे इसमें लिखिए कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। तो और दोनों प्रकार का एग्जाम्पल आप बता चुके हैं। चलिए सुनिए कैसे। जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना था, अभी इसके पहले हम बनवाए थे, उस प्रतिबिंब को बोलेंगे रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। और देखें आपको दिख रहा है कि नहीं सही से। चलिए ठीक है। तो जो प्रतिबिंब भी आपका अवतल दर्पण बना था उसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और जो ये बन रहा है इमेज, इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पर डिफिनेशन देख लीजिए। जो पहली डिफिनेशन थी इमेज की, उसी में लिया गया है काट के। कैसे, देखिए। तो आप देखे थे कि जो कनकेव मिरर था उसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही थी, दिख रहा था कि हाँ मिल रही हैं, ठीक। ऐसे यहाँ दिख रहा था फिगर में हमारे, किरणें दिखती नहीं है, बहुत पतली होती हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो रियल इमेज की डिफिनेशन क्या होगी, आप हेडिंग कर चुके हैं ना कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। आप पहले हेडिंग करिए रियल इमेज। रियल इमेज की हिंदी लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसका हम पहले समझिए, और समझने के बाद फिर आपको इसको लिखना है। चलिए। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया रियल इमेज की परिभाषा। और फिर आप क्या करेंगे, जो आप अवतल दर्पण में फिगर बनाए थे अभी एक बार, उसको फिर बना लीजिए। फिगर आप जितना बनाएंगे फिजिक्स में, उतना ही फिजिक्स आपको समझ आएगी। फिगर से आप समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो इसलिए रियल इमेज के डिफिनेशन लिखने के बाद आप अवतल दर्पण वाला फिगर फिर से बनाएं। आप बनाए हो कॉपी में। अब आप हेडिंग करिए वर्चुअल इमेज, इसकी हिंदी लिखिए आभासी प्रतिबिंब। इसको हेडिंग करने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रति, देखिए सुनिए बच्चे से, परिभाषा लागू होनी चाहिए फिगर पे। ऐसा लग रहा है अगर ये किरणें दर्पण से परावर्तित हुई, अब परावर्तित होकर ऐसे देखो जा रही हैं, ऐसे ऐसे, इधर ये चली जाए, इधर ही चली जाए। तो अगर इन किरणों पीछे किया जाए तो ऐसा लग रहा है ये जो किरणें हैं ये यहां से निकल रहे हैं। कहां से, यहां से। देखिए सा 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 सा, तो ये किरणें ऐसे जा रही हैं। तो जहां से निकलती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह आपका इमेज का टॉपिक समाप्त हुआ। और अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं।